हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश में अलग अलग तरह की फसल किस तरह से उगाई जाती हैं। बच्चों, सबसे पहले हमारे देश में लोग जो आदिवासी थे वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो खाने के लिए जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने राइस और व्हीट उगाना सीख लिया। उससे उससे लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। लोगों ने अलग अलग तरीके से अनाज खाना सीख लिया। तो इस तरह से लोगों ने अपने अपने खेतों को, कम्युनिटी को इस्टेब्लिश कर लिया, जिससे कि लोग कुछ जानवरों को भी पालने लग गए, जैसे कि घोड़े, डॉग, ऑक्सियन, जो उनको क्रॉप में प्रोडक्शन में हेल्प करते थे। इस तरह से पुराने समय में लोगों ने गेहूं और चावल के साथ कुछ फलों के पेड़ भी लगाना सीख लिया, और उससे उन्हें मतलब वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए अपनी मस्कुलर एनर्जी को यूज़ करते थे। इस तरह से फिर उसके बाद उन्होंने जो अनाज उगता था उसको सुरक्षित तरीके से स्टोर करना भी सीख लिया। तो इससे फ्रूट प्रोडक्शन में फिर नए नए बदलाव आते गए, टेक्नोलॉजी बदलती गई, जिससे कि मशीनें आने लगी, जिससे उनकी जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, खेती की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर आदमी ने फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए भी बहुत तरीके सीख लिए। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से खेती में बदलाव हुए, किस तरह से फसलें उगती गई और बाद में उनमें किस तरह से बदलाव होने लगे। तो बच्चों, आप सबको पता है कि वो तकनीक जिससे कि हम बीज, पानी और मिट्टी की सहायता से फसलें उगाते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। एगर मतलब फील्ड और कल्चर मतलब कल्टीवेशन। तो इस तरह से जब एक खेतों में बड़ी बड़ी क्वांटिटी में फसलें उगाई जाती हैं तो उसे हम क्रॉप प्लांट बोलते हैं, जैसे कि चने का, रूट, फाइबर्स, इस तरह से। उसके बाद बच्चों, भारत में 3 तरह की फसलें पाई जाती हैं। सेरल क्रॉप जैसे कि गेहूँ, चावल और मकई। वेजिटेबल क्रॉप जैसे सब्जियां, पोटैटो, टमाटो, कैरेट। फ्रूट क्रॉप जो कि जिसमें फल आते हैं सारे, आम, संतरा, गुआवा। फिर फाइबर क्रॉप जैसे कि कॉटन और जूट। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्रॉप्स जो प्लांट होते हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं, जिस सीज़न में वो उगाए जाते हैं। जैसे उस हिसाब से फसलें 2 तरह की होती हैं, खरीफ सीज़न और रबी सीज़न। तो खरीफ सीज़न होता है जो कि लगभग बरसात के मौसम में होता है, जून से अक्टूबर के बीच में। इसमें जो फसलें उगती हैं वो उन्हें हम खरीफ की फसल बोलते हैं, जैसे कि पैडी, कॉटन, सोयाबीन, मूंगफली, मेज़, मकई। तो ये सब खरीफ की फसल होती हैं। इसके बाद रबी की क्रॉप होती है जो कि सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, अक्टूबर और मार्च में, और जो कि मानसून पर डिपेंड नहीं होती है, जैसे कि क्लोवर, पी, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब रबी की फसलों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इस तरह से उसके बाद बच्चों हम हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है कि वो ब्रांच साइंस की जिसमें कि हम सब्जियों और फलों के ग्रोथ और प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर 2 शब्दों से बना है। हॉर्टस मतलब गार्डन, और कोलरे मतलब कल्टीवेट करना। तो जिसमें कि हम नए नए तरीक़ों के बारे में पढ़ते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाने के, उसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो अब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की मेन चीज़ें पढ़ेंगे, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। जैसे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी तैयार की जाती है, फिर बीज बोए जाते हैं, और फिर फार्मर्स उनको फसल काटने तक उसकी देखभाल करते हैं, और उसके बाद जो फसल कटती है उसको स्टोर करने का तरीका। तो ये सब जो तरीके होते, ये सब स्टेप्स जो होते हैं फसल उगाने के लिए, उसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो अब हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, मिट्टी किस तरह से तैयार की जाती है। तो बीज बोने से पहले मिट्टी को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि मिट्टी को लूज़ कर लेते हैं और टर्निंग करते हैं, जिसको कि हम प्लोइंग या टिलिंग बोलते हैं। तो किस किस तरीके से हम मिट्टी की प्लोइंग करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मिट्टी को लूज़ किया जाता है, जिससे कि उसमें वो ज़्यादा पानी और हवा को अपने अंदर होल्ड कर सके। मिट्टी लूज़ होने के बाद वो हमारे अर्थवॉर्म और उसके अंदर माइक्रोब्स मूव कर पाते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं फर्टिलाइजर्स के साथ, जो कि हमारी फसल के लिए अच्छे होते हैं। इसके बाद हम इससे मिट्टी
प्लोइंग करने से, लूज़ होने से हवा एरिएट करती है, जिससे कि उसकी जड़ें जो होती हैं अच्छी तरह से सांस ले पाती हैं, अच्छी तरह से जड़ें मिट्टी के अंदर पहुंच पाती हैं। और न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो नीचे के लेवल्स में होती है। इससे प्लांट को ये न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। और हमें वीड्स जो है, खरपतवार होती है, उसको उखाड़ने में भी हेल्प मिलती है अगर हमारी मिट्टी लूज़ होती है। तो अब किस तरह से प्लोइंग या टिलिंग की जाती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, अलग अलग तरीक़ों से हम प्लोइंग करते हैं, जैसे हो से, कल्टीवेटर से। तो प्लो, हो और कल्टीवेटर, लेवलर, ये कुछ ऐसी यूनिट्स, ऐसी चीज़ें हैं, डिवाइसेस हैं जिनसे हम अपनी मिट्टी को लूज़ करते हैं। तो इसके बाद प्लोइंग जो होती है मैनुअली या जानवर के थ्रू भी की जाती है, जैसे कि पहले ऑक्सिजन के थ्रू की जाती थी, ट्रैक्टर से। अब नई टेक्निक में हम लोग ट्रैक्टर से खेत की मिट्टी को लूज़ करते हैं। प्लो से बहुत तरीके से टिलिंग की जाती है। इसमें मिट्टी खोदी जाती है, उसमें फिर फर्टिलाइज़र्स ऐड किए जाते हैं, फिर खरपतवार को काटा जाता है, जिससे कि दूसरे एनिमल हैं जैसे ऊँट या घोड़े को उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो प्लो क्या होता है, एक चक्कू की तरह होता है जो कि मिट्टी को काटता जाता है, और ये कर्व्ड शेप का होता है जिससे मिट्टी कट जाती है। हो जो होता है वो मिट्टी को लूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो खरपतवार होती है उसको हटाने के लिए इसमें एक लंबी सी रॉड होती है, लकड़ी की या लोहे की हो सकती है, और उसके आगे एक मुड़ी हुई लोहे की प्लेट होती है जो कि एक एंड पर फिक्स होती है। तो इस तरह से इन टूल्स की हेल्प से मिट्टी को लूज़ किया जाता है, प्लोइंग की जाती है। उसके बाद मिट्टी में बीज बोए जाते हैं। तो मिट्टी तैयार होने के बाद उसमें बीज बोए जाते हैं मिट्टी में। उसको बीज बोने के लिए कुछ प्रिकॉशन ध्यान में रखे जाते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह की जो हाई यील्डिंग वैरायटी हैं, जो हेल्दी हैं और बीमारी रहित हैं, वो बीज बोए जाते हैं। बीजों को कब सही गहराई में बोने चाहिए, क्योंकि सही गहराई पर होने पर ही उन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल पाती है सांस लेने के लिए, और उनका जो शूट सिस्टम है वो बाहर आता है। मिट्टी में सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए, और उसके अलावा दो बीजों के बीच में प्रॉपर जगह होनी चाहिए उनको बोने के समय, ताकि उन्हें प्रॉपर सनलाइट और ग्रो होने के लिए स्पेस मिल पाए। इसके बाद टाइम ऑफ सोइंग, बीज किस समय बोना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जिस सीज़न की जो मतलब सीड होता है जिसमें फसल उगती है, उसको उसी मौसम में बोना चाहिए। उसके बाद डेप्थ ऑफ सोइंग, कितनी गहराई पर कोई बीज बोना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अच्छी फसल के लिए उन्हें गहराई में बोने पर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरह से जो फसल है वो अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग गैप में और गहराई में बोए जाते हैं। बीज जो होते हैं, दो तरीके होते हैं बीज बोने के। सबसे पहले हाथ से बोए जाते हैं, और दूसरा मशीन से, ड्रिल से बोए जाते हैं। तो हाथ से बोने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। इस तरीके से खेत में बीजों को फैला दिया जाता है, किसान फैला देता है खड़े होकर के थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और इससे क्या होता है, खेत में सब जगह पर इवनली एक जैसे बीज नहीं बो पाते हैं। इससे कहीं पर एक साथ बहुत सारे बीज गिर जाते हैं, और जबकि कहीं पर बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इससे सही गहराई में भी बीज नहीं बोए जा पाते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ बीज होते हैं जिन्हें कि पक्षी खा जाते हैं। इसके बाद कुछ दूसरा तरीका होता है सीड ड्रिल, मशीन को यूज़ करके इसमें कि एक ब्लेड होता है, जिससे कि उससे मिट्टी को प्लो करके निश्चित गहराई पर और निश्चित गैप पर हम बीजों को बो सकते हैं। इसके बाद ट्रेडिशनल टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड, बीज बोने के लिए कुछ परंपरागत औजार होते हैं जिनसे बीज बोए जाते हैं, जैसे कि सीड्स जो होते हैं वो फनल में रखे जाते हैं और मिट्टी में पाइप के थ्रू डाले जाते हैं। अब जो नई नई टेक्निक आ रही हैं बीज बोने की, उसमें वो ट्रैक्टर में अटैच करके बीज बोए जाते हैं, जैसे कि वो बराबर गहराई पर बोए जा सकें, और इससे बीज बेकार भी नहीं होते हैं, उनको पक्षी भी नहीं खाते हैं, और उन्हें बोने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। अब हम सोइंग ऑफ सीडलिंग बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड, हम बीज जो छोटे पौधे बन जाते हैं उनको किस तरह से दोबारा से दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो सीड्स जो होते हैं, बीज डायरेक्टली खेत में नहीं बोए जाते हैं, वो सबसे पहले उनसे छोटे छोटे पौधे बनाए जाते हैं जिसको कि सीडलिंग बोलते हैं, और उसके बाद उससे
दूसरे खेत में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, जिसके कि कुछ लाभ होते हैं। सबसे पहले कि दोनों पौधों के बीच में बराबर दूरी रह पाती है, जिससे उनको प्रॉपर सनलाइट, पानी और न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इससे जड़ों का और शूट सिस्टम का अच्छी तरह से डेवलपमेंट होता है और किसान को हेल्दी सीडलिंग के लिए वो अच्छी तरह से पौधे उगाने में हेल्प मिलती है। इसके बाद ट्रांसप्लांटेशन में कौन कौन से पौधे होते हैं, जैसे चावल, मिर्ची, ब्रिंजल, टोमेटो, ये सब ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू उगाए जाने वाले पौधे हैं। इसके बाद हमें सॉइल फर्टिलिटी को किस तरह से बढ़ाना है कि प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जितनी भी फसलें होती हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की, वो बहुत ही अलग अलग होती हैं। अलग अलग फसल को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। इसके लिए उन्हें कल्टीवेट किया जाता है, एक के बाद दूसरी फसल उगाई जाती है खेत में। एक ही फसल को बार बार एक ही ज़मीन पे नहीं उगाया जाता है, जिससे उन्हें की सब न्यूट्रिएंट मिल पाएँ। इसके अलावा हम खेत में खाद और फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। मैन्योर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है और ये बहुत सारे माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से बनते हैं। और पौधों और जानवरों के जो वेस्ट होते हैं उनको एक गड्ढों में इकट्ठे करके और उसको डिकम्पोज करके उससे बहुत सारी मैन्योर और फर्टिलाइज़र बनाई जाती है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की खाद डाल करके हम अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। अब मैन्योर यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, इससे हमारी मिट्टी का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है। इससे मिट्टी की पानी होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमारी मिट्टी पोरस हो जाती है, जिससे कि उसमें गैसेस का एक्सचेंज आराम से हो पाता है। इस तरह से फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो केमिकल होते हैं जो कि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। तो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स अपने पौधों को देने के लिए, जैसे हम उसमें यूरिया, पोटाश और सुपर फॉस्फेट के कुछ फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो कि केमिकली हमारे प्लांट को सब चीज़ें देते हैं। इसके बाद हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं। किसान जो होते हैं वो एक ही तरह की फसल एक खेत में नहीं उगाते हैं। जैसे कि गेहूँ के एक सीज़न में उगाया तो अगले सीज़न में वो दूसरी फसल उगाते हैं, जिससे कि जो मिट्टी के नाइट्रोजन है उसकी मिट्टी में कमी ना हो। इस तरह से रूट लेग्यूम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे स्वेलिंग पार्ट होते हैं, जिनको कि रूट नोड्यूल्स बोलते हैं, जिनमें कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। इस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होते हैं बैक्टीरिया में, नाइट्रेट्स में, वो उसमें ऐड किए जाते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग फसल हम उगाते हैं खेतों में, जिसको कि क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इसके बाद होता है इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होता है कि पानी जो होता है वो खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए कुएँ, नहरें और पानी के रिजर्वॉयर्स जो बनाए जाते हैं उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। तो पानी के अवेलेबिलिटी करना अच्छी तरह की क्रॉप के लिए वो बहुत ज़रूरी है। जैसे वो डिपेंड करता है कि क्रॉप मतलब फसल पर निर्भर करता है, मिट्टी पे निर्भर करता है, सीज़न पर निर्भर करता है। तो जैसे कि गर्मियों के सीज़न में पानी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि पानी इवेपोरेट हो जाता है मिट्टी और पत्तियों के थ्रू। और प्लांट्स जो होते हैं वो 80 से 90% पानी की उन्हें ज़रूरत होती है। कुछ प्लांट होते हैं जो पानी को, मिट्टी के पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने रूट सिस्टम के थ्रू। इस तरह से पानी के साथ न्यूट्रिएंट भी अलग अलग तरह के प्लांट में ज़रूरी होते हैं। इसके बाद हम अब इरिगेशन के सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस तरह से हम पानी अपने अपने पानी के सोर्स होते हैं। जैसे कि बारिश है, कुएँ हैं, ट्यूबवेल हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, ये सब पानी हमारे खेतों में पहुंचाने के तरीके होते हैं, जिनके थ्रू हमारा पानी खेतों तक पहुंचता है। इस तरह से हमारे प्लांट्स को अच्छी मात्रा में पानी अगर मिलता है तो वो अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। उसके बाद हमें अपने खेतों को खरपतवार से किस तरह से बचाव करना है। जो भी अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें हम वीड्स बोलते हैं, जिन्हें समय समय पर हमें अपने खेतों से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाएँ। इस वीड्स को हटाने के प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं। एक एक करके अलग अलग तरीक़ों से वीडिंग की जाती है। जैसे सबसे पहले मैनुअल रिमूवल, हाथ से हम वीड्स को उखाड़ करके उनको अपने खेत से हटाते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका होता है बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन।
रिमूवल विद केमिकल्स डालकर भी हम वीड्स को हटाते हैं, जिससे कि वीड्स जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसे हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। तो वीडिसाइड्स क्या होते हैं, उनसे स्प्रे कर देते हैं हम अपने खेत पर, जिससे कि हमारे खेत में जो भी खरपतवार होती है वो सब हट जाती है और हमारी फसल उससे प्रभावित नहीं होती। इसके बाद होता है बच्चों हार्वेस्टिंग। पक्की हुई फसल को काटने को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग हाथ से भी की जा सकती है और मशीन से भी की जा सकती है, जिसको कि हार्वेस्टर बोलते हैं। हार्वेस्टर जो होता है, हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है, फसल कटने का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सेरल क्रॉप्स होती हैं, दालें वगैरह, गेहूँ वगैरह, उनको उनमें मॉइस्चर कंटेंट होता है जो कि 14% होता है उनके वेट का। फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो किसान हाथ से तोड़ते हैं। उसके बाद थ्रेशिंग और विनोइंग, ये क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम अपनी फसल को काटते हैं थ्रेशिंग के थ्रू। उससे हम अपनी जो पकी हुई फसल है उसकी हार्ड सरफेस को मशीन से अलग करते हैं, जिसको कि हम थ्रेशर बोलते हैं, और उसको फिर मशीन को हम हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग यूज़ करके उसको अलग करते हैं। थ्रेशिंग के बाद जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाता है उसकी घास से, जो उसका आउटर कवर होता है, और फिर उसको विनोइंग के थ्रू फटक कर अलग कर दिया जाता है। इससे उसका छिलका अलग हो जाता है और हमारा जो वीट होता है वो अलग एक साथ हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है स्टोरेज। हम अपनी पकी हुई फसल को, जो साफ़ की हुई फसल है, उसे किस तरह से मॉइस्चर उसका बचा कर रख सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने अनाज को ख़राब होने से बचाने के लिए, ऑर्गेनिज्म से उसे सही तरह से स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उन्हें सूरज की रोशनी में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ताकि उनका मॉइस्चर कम हो जाए, उनमें फंगस, इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें ना हो। इसके लिए उन्हें बड़े स्केल पर स्टोर करने के लिए उन्हें साइलोज में, ग्रैनरीज में उन्हें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर कर रखा जाता है। उसके बाद चिड़ियाओं वगैरह से बचाने के लिए, चूहों से बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए भी उन पर पेस्टिसाइड के स्प्रे किए जाते हैं, और उन्हें बड़े बड़े सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में रखा जाता है, जिससे कि वो सेफ रहे। इसके बाद बच्चों हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है कि जो हमारा खाने का प्रोडक्शन है वो हमारे देश में 1960 और 1980 के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ा। ये एक टर्निंग पॉइंट था भारतीय खेती के लिए। तो एग्रीकल्चर के इस युग को ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है, जिसमें कि हमारे देश में सेल्फ सफिशिएंट फूड हो गया, हमारे देश के लोगों के लिए काफ़ी फूड हो गया। इससे सूखा और बाढ़ वगैरह से हमारे देश में खाने की, जब नेचुरल कैमिटीज़ आती हैं, जैसे सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तब हमारे पास सरप्लस स्टॉक होता है अनाज का, जिससे कि भारत की जनता उससे प्रभावित नहीं होती। ये सब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्रॉप के कारण है। इस तरह से इसके बाद बच्चों एनिमल सोर्सेज, फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। आपको पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो अनाज, सब्जियां और फल उगाने के तरीक़ों को बोलते हैं। फसलें होती हैं जो कि बहुत सारे जानवर होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, वो हमें खाना भी देते हैं। जैसे कि वो आदमी जो उन जानवरों को पालते हैं जो हमें किसी तरह खाना देते हैं, उसको हम डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। जो हमारे काम में आते हैं जानवर, जैसे कि कुछ जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, उनसे हमें दूध मिलता है, कुछ से हमें मीट और कपड़ा बनाने के फाइबर मिलते हैं। तो इस तरह से इसको हम बड़े स्केल पर जब एनिमल्स की रियरिंग होती है उसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से, कुछ होते हैं मिल्च एनिमल्स जिनसे हमें मिल्क मिलता है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, शीप। कुछ होते हैं पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं जिनसे कि हमें जैसे चिकन, टर्की, डक, ये सब इस तरह के होते हैं जिनसे हमें मीट मिलता है। और कुछ होती हैं फिशेस होती हैं, जो कि हमारे देश में बहुत सारी जनता ऐसी होती है जो फ़िश खाती है। तो इस तरह के फ़िश जो होती है वो प्रोटीन रिच होती है। इस तरह से इसको हम पिसीकल्चर बोलते हैं, कि फ़िश रियरिंग ऑफ फ़िश, आर्टिफिशियल मीन्स में उसे हम पिसीकल्चर बोलते हैं, मछलियों की जो खेती की जाती है। दूसरा होता है हनी बीज़। हनी बीज़ क्या होते हैं, मधुमक्खियाँ। वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनसे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसे हम हनी, शहद बोलते हैं। तो
रियरिंग ऑफ हनी बीज बड़े स्केल पर जब होती है तो उसे एपीकल्चर बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से हम एनिमल्स से फूड प्रोडक्ट लेते हैं। ये था बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में कि किस तरह से हमारे देश में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं और क्या क्या उनके स्टेप्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक